रिलेटिव्स थे, जब हम लोग एयरपोर्ट से आए तो दे सेड, उनका पहला जुमला मुझे आज भी मामा लगती थी, उनका आज भी जुमला याद है, तुम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर से आए हो या फॉरेन ट्रिप करके। मेरे फादर बहुत गुस्सा होते थे, बुक पे कुछ लिखो तो मेरे फादर ने कहा ये क्या है। मैंने कहा ये बुक, कहते इसके अंदर क्या लिखा है। तो मैंने उसको पढ़ा। कहते जब मैंने पढ़ा तो मुझे जबरदस्त थप्पड़ पड़ी। ओके, शेर ये था, वॉक करके प्लेन तक गए थे तो फादर दिखा रहे थे कि देखो ये इतना बड़ा चिड़िया है, इसी पे सब बैठेंगे। और मैं फादर से कह रही ये प्लेन है। आप यहाँ पे मेरठ में इंडियन आर्मी कैंप में आप ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ रही हो। नहीं, और आपको जो ये सिचुएशन है ना कि आप जिस सिचुएशन से निकल रहे हो, इस तरह के वॉर का माहौल, और सिविल वॉर से ज्यादा खतरनाक होता है सिविल वॉर। इंडियन आर्मी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है फॉर यू पीपल, स्पेशली इतने सारे फैमिलीज को वहाँ से लेके आके मेरठ में ऑलमोस्ट 2 साल आर्मी कैंप ने सब कुछ दिया आपको, फूड, शेल्टर। व्हेन वी आर इन द खुलना में, जब हम लोगों को अंदर बंद किया। Welcome to another episode of High and Wide. Today we have Mrs. Rosina Khanam, author of the powerful book which is Dard Ki Lakeer, Line of Pain. This book is not just a piece of literature. This book is a heartfelt narrative and that traces her journey, her parents' journey, extraordinary journey set against the backdrop of India, East Pakistan and creation of Bangladesh. It's a story of courage, resilience and memory told with honesty and depth. It's not just history, it's lived memory captured with courage. Today we will dive into the inspiration, the challenges and the emotional depth behind this moving book and explore what it means for us today. Welcome ma'am, welcome to High on Why. It's a great pleasure to have you here today. Thank you very much. So ma'am, पहली बात तो मैं आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ because your journey is what is there in the book. और जब मैंने किताब पढ़ी ना, तो पढ़ने के बाद मैं सबसे ये किताब के बारे में ही बात कर रही हूँ। मैंने अपने भाई से बात की, अपने हस्बैंड से बात की, तो किताब जो होप दे रही है एट द एंड, दैट्स रियली द बेस्ट पार्ट एट द एंड। बट बिफोर दैट जो आपकी किताब है दर्द की लकीर एंड लाइफ ऑफ पेन, जो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है, इट्स वेरी एप्ट टू व्हाट द टाइटल इज, ओके, एज अ रीडर। बट आपको जब आपने ये किताब लिखी और आपने ये टाइटल कैसे चूज किया? मैंने इसका टाइटल दर्द की लकीर इसलिए लिखा कि एक जमीन पे लकीर आई, एक दिल पे लकीर आई। आई एम सॉरी, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक कि इस बुक के लिए ये जो टाइटल बेस्ट था। तो मैं, क्योंकि मैं पहले उर्दू में लिखती हूँ, फिर इंग्लिश में और हिंदी किया, तो मुझे जो बेस्ट पहला नाम जो आया वो लाइन ऑफ पेन आया। और मुझे लगा लाइन ऑफ पेन ये बेहतरीन होगा इसके लिए कि ये जो है पार्टीशन के अंदर पार्टीशन है, डबल पार्टीशन है। तो एक लकीर पहले खींची गई, फिर एक दूसरी लकीर उधर भी, और ये लकीर उस जमाने पे दिलों में तो नहीं आई थी, मगर आज दिलों में भी आ रही है। तो ये दर्द की लकीर कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस बुक के लिए बेस्ट टाइटल है, क्योंकि जो लोग हैं आज के दौर में, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से, एक हर आम इंसान की ये एक स्टोरी है। क्योंकि इंसान की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। मगर ये चीजें जब होती हैं तो इंसान को, एक कॉमन इंसान को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो दर्द की लकीर है ये हर के दिल पे जाती है। तो इसलिए मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इस बुक की नाम यही होनी चाहिए। ठीक है, मैं जैसे अदर्स राइटर करते हैं, मैं ये लिख सकती थी खान फैमिलीज या स्ट्रगल ऑफ खान फैमिली, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो उन्होंने 1947 से लेके 1973 तक झेला है और आज तक वो जनरेशन झेल रही है। तो ये हर इंसान को पढ़ने के बाद ये चीज लगेगी कि ये कहानी ये उसकी कहानी है। और मुझे ऐसा मिला भी, जो जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने ये जवाब भी दिया कि हमने अपने दादा से सुना, हमने अपने नाना से सुना, कुछ लोग उधर से इधर आए, कुछ लोग इधर से उधर गए, और उसके बाद भी वो माइग्रेट कर रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं माइग्रेट। तो ये दर्द की लकीर हर की कहानी हो, हर आम इंसान की कहानी है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम दर्द की लकीर चुना। और किताब भी जो दर्द की लकीर आपने टाइटल रखा एट द एंड, हाँ ये सही किया, टाइटल सही रखा, ऐसे मुझे फील हुआ आफ्टर रीडिंग द बुक। और ये किताब
सिर्फ हिस्ट्री नहीं बता रही है, ये आपकी जर्नी, आपके माता पिता की जर्नी भी बता रही है। तो आपको लिखते वक्त ऑब्वियसली आप सब चीजें नहीं डाल सकते एक किताब सही में, बात। तो इमोशनल और फैक्ट्स के बीच में आपको चुनना पड़ा होगा कुछ चीजें। तो आपने कैसे चुना और कैसे ये किताब लिखी? नहीं, जब ये मैं बुक लिख रही थी ना, तब मेरे हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा होता था। ओके। तो होता ये था कि वो पढ़ते थे, तो जब मैंने जो मेरे एक दो चैप्टर है जो आपने जो कि मैंने हिस्ट्री बताई है, ये बताई, तो उसमें मेरा बहुत ज्यादा चीजें, यानी गुस्सा जो था मेरा वो उसके राइटिंग में आता जा रहा था, और मेरे हस्बैंड कहते थे इसको हटा दो, इसको हटा दो। मैं कहती थी आई एम अ राइटर और मुझे लिखना है, और मैं अपनी फीलिंग्स लिख रही हूँ। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं ये बुक लिख रही हूँ एक आम इंसान के लिए, तो मुझे दूसरों को हर्ट नहीं करना है, तो और इमोशंस को भी अपने कंट्रोल करना था, और मैसेज भी देना था, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं शो करना था ना कि हमने, या मैं अपने आप को बहुत मजलूम, मुझे नहीं शो करना था कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, मुझे ये शो करना था कि ये एक आम इंसान की कहानी है। तो उस वक्त ये लिखते वक्त मुझे कम से कम 1 साल लगा है ये बुक, और इसी झगड़े में बहुत सी चीजें मेरे हस्बैंड ने कटवाई हैं कि नहीं ये हटाओ, ये हटाओ। और स्टोरी जब फ्लो में जा रही थी, जब हमारे साथ हो रहा था सिविल वॉर हुआ, ये हुआ, तो उसमें भी बहुत सी चीजों को मुझे हटानी पड़ी, क्योंकि मुझे पता चला कि उस जनरेशन की जो आगे की जनरेशन है वो यहाँ है, तो हो सकता है उनकी फीलिंग हर्ट हो जाए, या मेरे रिलेटिव्स ही में से किसी की कोई फीलिंग हर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर्स उसमें हैं जो हमसे रिलेट करते हैं। लेकिन वॉर के वक्त में जो है बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि मैंने आगे उनको डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं फिर उनको डिस्क्राइब करती तो उनके भी आगे लोग हर्ट होते। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ा, इमोशंस को भी, पॉलिटिक्स को भी, ये बहुत सारी चीजों को मैंने कंट्रोल करके फिर इस बुक को लिखा। लेकिन मैंने कोशिश की कि इसमें सारी चीजें फैक्ट आए, और जो सच था वो मैंने लिखा वहां पे। तो हाँ, इमोशनली आपको लिखते वक्त, भले आप छोटी थी, आप शायद 4 या 5 साल की थी, 5 साल, हाँ, जब ये लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, तो आपको कितनी चीजें मेमोरी में थी जब आप ये बुक लिख रही थी? मुझे मेमोरी में, एक तो मेरी मेमोरी में स्लेट था स्लेट मुझे हमेशा था, स्लेट मेरे लिए स्पेशल था, तो वो तो मेरे मेमोरी में था। बाकी चीजें मेरे जहन में धुंधली थी, कभी कभी मैं ढाका मुझे याद आ जाता था, जो मेमोरी में मुझे वो बुक में मैंने एक इमली वाली नानी का जिक्र किया है, हाँ। उनका वो ग्राउंड मुझे याद था, अपने घर का बैल्कनी मुझे याद था, और अपने घर का एक डाइनिंग रूम मुझे याद था जो मुझे बहुत पसंद था। ओके। ठीक है, तो ये चीजें मुझे याद थी। प्रिजनर ऑफ वॉर में मुझे फिल्म जो दिखाते थे या फिर जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज होती वो मुझे याद थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ चीजें याद नहीं थी। तो मैं इसके लिए ही फादर से डिस्कस करती रहती थी, मुझे बताइए, क्योंकि मदर बिजी होती थी, ऑलवेज बिजी, उनके पास टाइम नहीं होता था, या वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहती थी। सो जब ये बुक आप लिखना चाहती थी तब आपने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया होगा? नहीं, जब मैंने बुक लिखने का कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। जब मैं फादर से ये डिस्कस करती रहती थी, तब एक दफा 2011 की बात है, मेरे फादर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक कॉपी मंगा रहा हूँ और इस पे सारे पॉइंट्स लिख लो, हर वक्त तुम पूछती रहती हो, तो ये तुम लिख लो, और इसमें तुम ये भी लिख लो कि हमारे फोर फादर्स कहाँ के थे, ताकि तुम आगे बता सको, और ये बुक तुमने लिखनी है क्योंकि तुम लिख सकती हो। मैं एक छोटा सा वाकया बताती हूँ क्यों फादर को यकीन था कि मैं ये बुक लिखूंगी। मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो उर्दू मेरी बहुत अच्छी थी, और मेरे जो सर थे, सुल्तान सर, वो कहते थे रोजीना ये वाले शेर की यानी एक्सप्लेन करके ले आना, तशरीह कहते हैं उर्दू में से, वो लिख के ले आना। तो एक दिन छुट्टी हो रही थी, उन्होंने वो शेर लिख दिया, कहने लगे ये शेर लिख लो, तो मैंने जल्दी में अपनी उर्दू की बुक पे लिख दिया, और मेरे फादर बहुत गुस्सा होते थे, बुक पे कुछ लिखो, तो कहते थे कॉपी में लिखो। ओके। और मैं शाम को खेल जा रही थी, कुछ मेरी फ्रेंड आ गई, तो मैंने बुक डाइनिंग टेबल पर रख दिया। मेरे फादर ने उसको खोल के पढ़ा, उनकी नजर पड़ गई, और मैं वापस आई, और मेरे भाई बहन लाइन से खड़े थे, उनको पता मैं हमेशा पिटती भी थी फादर से तो वो लाइन से खड़े थे कि इसने अब पिटना है। तो मेरे फादर ने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये बुक। कहते इसके अंदर क्या लिखा है? मैंने कहा वो शेर है, सर ने कहा लिख के लाना। कहते मैं समझी वो बोलेंगे बुक पे क्यों लिखा। उन्होंने कहा पढ़ो। तो मैंने उसको पढ़ा। कहते जब मैंने पढ़ा तो मुझे जबरदस्त थप्पड़ पड़ी। ओके। शेर ये था,
हम ऐसी किताबों को लायके ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं। द मीनिंग इज कि यानी ऐसी एजुकेशन नहीं हो ना जिनको पढ़ने के बाद बच्चे बिगड़ जाएं या अपने बाप को ही पेरेंट्स को ही। तो वो मुझे थप्पड़ पड़ा क्योंकि मेरे फादर को शेर की मीनिंग नहीं समझ में आई थी। ओके ओके तो उसके बाद फादर ना मेरी बुक्स चेक करते रहते थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो उनको आइडिया था कहीं ना कहीं कि मैं ये लिख सकती हूँ, मुझे छोटी छोटी चीजें मैं डायरी में लिखती थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसको एक दिन लिखना और जरूर से लिखना। बाद में मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि कैंप में जो मैंने सरदार साहब का लिखा है कि उन्होंने कहा था एक दिन हाँ। तुम किताब, कहने कि मेरे फादर के दिमाग में ये बात था और एक दिन उन्होंने देख के मम्मी से बोला था ये किताब लिखेगी। He always believed in you कि आप लिखोगे। हाँ, आर्टिकल्स वगैरह मैं लिखती थी, बट हम्म। बुक लिखना मेरे लिए, मुझे लगता था बुक लिखना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके हाँ, लेकिन फिर मुझे पटना में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो प्रेस से रिलेटेड, उन्होंने कहा आप लिख सकते हो रोजाना, आप आर्टिकल्स बहुत अच्छा लिखते हो, आप कोशिश करो। ओके तो फिर मैंने ये कोशिश की और मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। मैंने Okay. बताया बहुत बट झगड़ा आपको होता। क्या लगता है कि आप लिख सकते हो, इसीलिए आपके पापा ने आपको बोला कि ये किताब लिखो, और वो क्यों चाहते थे कि आप ये दर्द की लकीर, ये वाली स्टोरी लिखो? मेरे फादर, 2 वजह थी। मेरे फादर को पता था मैं उनकी स्टोरी लिख लूंगी, लेकिन मेरे फादर ये स्टोरी इसलिए लिखवाना चाहते थे, वो एक मैसेज देना चाहते थे लोगों को और स्पेशली अपने बच्चों को। वो चाहते थे ये सारी, उन्होंने कहा एक एक कॉपी इस बुक की सबके पास होनी चाहिए, मैंने सारे भाई बहन को भेज रही हूँ। कि उनका था कि मैसेज लोगों के पास जाना चाहिए और मेरे बच्चों के पास भी जाना चाहिए कि लाइफ जो होती बहुत आसान नहीं होती है। आपको स्ट्रगल करते हो तो आपको कुछ मिलता है, और अगर बुरा वक्त आता है तो आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसे आजकल देखो बच्चे, थोड़ी सी एजुकेशन में प्रॉब्लम आई, जॉब में प्रॉब्लम आई, खुदकुशी, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हैं ना हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। तो ये चीज है। तो मेरे फादर का यही था कि लोगों को मैसेज दे कि हिम्मत कभी नहीं आना। वन मोर थिंग, कि आपसे सब चीज छिन सकती है, आपकी एजुकेशन नहीं और आपके टेक्निकल एजुकेशन नहीं, वो आपको कभी भी भूखा नहीं रख सकता है। और ये मैंने बुक में भी डाला, ये मेरे फादर के एक्चुअली जुमले थे। और पूरी बुक में आप देख लो कि हम हर दफा सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके पास एक टैलेंट था। तो टैलेंट अगर आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, या एजुकेशन नहीं भी और हाथ का काम आपके पास है, तो आप कभी भूखे नहीं रह सकते। तो ये एक तरह से उनका मैसेज है जनरेशंस को कि आप जो हो हिम्मत नहीं हारो कभी भी। होप हाँ, होप हमेशा। क्योंकि स्टोरी में भी लिखा था कि आपके पिताजी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे नहीं, बट जब वापस आए, फ्रीडम मिला उन्हें, बट एवरीथिंग केम बैक टू यस। तो उन्होंने वो होप बना रखी थी। और दूसरी बात ये है कि जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। ये भी मैंने बुक में बार बार लिखा है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना बुरा हो रहा है तो इसमें अच्छा क्या होगा, हो सकता है वो आपके लिए आगे जाके कुछ और हो। तो ये स्टोरी के हीरो भी आपके पापा थे। हाँ। तो आपने उस वक्त अपने पापा को कैसे देखा, जब ये सब सिविल वॉर, द प्रिजनर्स, जब आप मेरठ में मैं थे? एक वर्ड यूज करूंगी, गॉडफादर। इसलिए कि देखिए, एक फादर के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी थी, मेरी मदर, मेरी नानी और हम 5 भाई बहन। तो 7 लोगों की जिम्मेदारी थी, अकेले आदमी, उनके लिए आपको रहने का, खाने का और उनको बचाने का जिम्मेदारी आपकी थी, और उनको हर हाल में सरवाइव करवाना था और बचा के निकाल लेना था। तो उस वक्त मैं अभी सोचती हूँ, जब मैं बुक लिख रही थी तो मुझे पिछली बात ये थी, मुझे लगता है एज अ हीरो, कि वो हीरो की तरह बिहेव कर रहे थे। और सिर्फ हम लोग नहीं, 60 पीपल्स और थे जो हमारे साथ सरवाइव कर रहे थे हर जगह। तो वो 60 लोगों को भी लीड करना, तो मुझे, यानी मैं, सही वर्ड तो मेरे लिए वही है, गॉडफादर की तरह ही लगते हैं वो मुझे। डेफिनेटली, क्योंकि सबके लिए अपने अपने पापा हीरो है, बट इस केस में ही वाज द रियल हीरो। नहीं, और आपको जो ये सिचुएशन है ना कि आप जिस सिचुएशन से निकल रहे हो, इस तरह के वॉर का माहौल, और सिविल वॉर से ज्यादा खतरनाक होता है सिविल वॉर। तो सिविल वॉर में आपको बचा के निकाल देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। मैम, जब ये किताब बाहर आई तो आपके बहुत सारे रिलेटिव्स और पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस, उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने क्या बोला? अभी जो लोग इससे डायरेक्ट रिलेटेड है, अभी उन तक तो सब तक किताब ये नहीं पहुंच पाई है। कुछ के मैंने पीडीएफ भेजी है, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर्स,
उसने भी 3 दिन पहले ही किताब पढ़ी है। एंड शी स्टार्ट क्राइंग एंड शी सेड मुझे ये याद आ गया, मुझे वो याद आ गया, एंड शी तुमने ये नहीं लिखा, तुमने वो नहीं लिखा। तो इमोशंस। और जैसे मेरे यंगर ब्रदर है यूएसए में, उसने जब पढ़ा तो कहता है कि पापा ने इतना स्ट्रगल किया था, रेहान जो इस बुक में है, हाँ, हाँ, हाँ। इतना स्ट्रगल किया था, तो क्योंकि फिर वो तो बहुत छोटे थे हाँ, तब। हाँ। तो मैंने तो कोई स्ट्रगल नहीं किया, हमने तो कोई स्ट्रगल ही नहीं किया। अभी वो यूएसए में है और यानी जॉब अच्छी ढूंढ, ऐसे तो अभी जॉब है उसकी, लेकिन वो और अच्छी ढूंढ रहा, उसको वो बहुत बड़ा स्ट्रगल लग रहा था। Okay. तो ही सेड के हमने तो कोई स्ट्रगल ही नहीं किया। तो ये हाँ, फैमिली मेंबर्स में कुछ लोगों के मुझे फोन आए, दे आर वेटिंग फॉर द बुक के हमें वो बुक्स पढ़नी है, हमें पिछला वक्त ने। एक मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा एक कजन है हॉलैंड में और वो भी थे बांग्लादेश की वाइफ। उन्होंने मुझे कहा मुझे तुम्हारी बुक कैसे मिलेगी उर्दू और इंग्लिश में। तो मैंने कहा क्यों? कहते एक 70 इयर्स के बंदे हैं, उनको वो बुक करनी है और उन्होंने स्टॉल पे इसका ऐड देखा है और ये कहते मुझे ये बुक पढ़नी है। तो फिर मैंने उनको लिंक भेजा। तो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ी है या जिनके पास नहीं, उनका रिएक्शन ये है कि ये जो बुक है ये हर उस इंसान की कहानी को डिस्क्राइब करता है जिसने किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। दूसरे ये कि एक मुझे बहुत अच्छा मैसेज आया था कि ये बुक ऐसी है कि हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी दादी या नानी हमें कोई किस्सा सुना रही हैं और हम उससे गुजर रहे हैं, और ये हमें एक होप देता है। आपकी किताब में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने आपको और आपके फैमिली को हेल्प किया, एंड लॉट ऑफ पीपल वेर अराउंड यू। तो हु इज द बेस्ट कैरेक्टर टू यू उस वक्त जब आप छोटे थे? इन वॉर या इन वॉर, टोटली, आई मीन द कैरेक्टर्स इन द बुक, फ्रॉम द कैरेक्टर्स। देखिए इसमें रहमान साहब का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। स्पेशली रहमान साहब के बेटों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। फिर एक जो है आपके जिन्होंने हमें कैंप में पहुंचाया था, मैं इस वक्त उनका नाम भूल रही हूँ, वो कैरेक्टर्स बहुत अच्छा है, जिनके घर से हम आर्मी कैंप में निकले थे, ट्रक में निकले थे, तमन्ना साहब। ठीक है। फिर वो बच्चा मुझे बहुत याद आता है, अब्दुल। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं बांग्लादेश गई तो वो टाउन हॉल के पास जरूर जाऊंगी और कोशिश करूंगी शायद अब्दुल कहीं मिल जाए। वो वहीं पे रहते थे? वही था, उसी हमारे घर में ही छोड़ कर आए थे उसे हम। तो ये कैरेक्टर। आप वो घर कभी वापस गए? नहीं, कभी नहीं गए, कभी भी नहीं गए, कभी भी नहीं गए। मेरे फादर की बहुत ख्वाहिश थी, मेरे फादर की एक और ख्वाहिश थी कि मेरठ आर्मी कैंप में जाने की, जो कभी आए तो वो इंडिया 2-3 दफा, बट मौका नहीं मिल पाया उनको कभी जाने का। तो यानी कभी ऐसा बना ही नहीं, तो हम नहीं जा सके। तो रहमान साहब का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। प्लस जो हमारे सिंह साहब के बेटे थे जो आर्मी में थे, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। इंडिया से वो दादा का मैसेज लेकर आते थे और हमारा मैसेज पहुंचाना, फिर मेरठ में भी कैंप में हमें फाइंड आउट करना हम कहाँ पे हैं, फिर हमारे रिलेटिव्स को बताना। तो ये बहुत सपोर्टिंग कैरेक्टर थे। और अगर मैं कैंप की बात करूं तो मुझे पंडित जी का जो है रोल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा। और उनका यानी झूठा गुस्सा जो होता था वो चीज बहुत अच्छा, खाने को लेके, इसको लेके, तो ये सब बहुत अच्छे। तो हेल्पफुल साइड, देखिए जब कुछ होता है ना वाकया, तो ये नहीं होता है कि इंसान अच्छा या बुरा होता है, कम्युनिटी या रिलीजन अच्छा या बुरा नहीं होता है। कोई भी आदमी रिएक्ट कर रहा होता है वो अपने सर्कमस्टांसेस पे कर रहा होता है। तो जो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जो जितने लोगों ने हमें हेल्प की है इसमें, स्पेशली रहमान साहब की फैमिली, तो दिस इज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ही ये था कि अगर वो नहीं होते तो हम निकल नहीं पाते थे, हम निकल ही नहीं पाते थे। तो रहमान साहब की फैमिली तो सबसे ज्यादा हमारी हेल्प की है और बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। अगर अभी एक चैप्टर और आप ऐड कर सकते हो अपने बुक में, तो कौन सा कुछ चैप्टर है बचा हुआ, कुछ आप ऐड कर सकते हो? चैप्टर अगर अभी मैं कोई ऐड करना चाहूंगी तो आपको वो चैप्टर ऐड कर सकती है जिसमें ये होता है कि बुरा वक्त आपको बताता है कि आपका अपना कौन है। वो चैप्टर में आप ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि वही चैप्टर मैंने छोड़ा है। आप यहाँ पे मेरठ में इंडियन आर्मी कैंप में आप ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ रही होंगी? हाँ, तकरीबन 2-2.5 साल। तो आपका उस टाइम पे आपका
you know, how was your thought process कि आपको कैसा लगता था कि हम कब जाएंगे, अपने घर जाएंगे, ऐसा लगता था, या फिर you were enjoying that moment because आप बहुत छोटी थी? नहीं, उस टाइम हमें ये नहीं था कि हम जंगी कैदी हैं या वॉर है, क्योंकि हमें प्रिजनर ऑफ वॉर का नहीं पता था। हम लोग वहां पे एंजॉय करते थे, ऐसा लगता था हम कहीं रहने के लिए आए हैं। वो घर हमारा छूट गया है, बीच के ट्रॉमा को हम भूल गए थे। ठीक है, बीच के जितने भी ट्रॉमास थे वो हम भूल के, वहां पे हमें एक मिला, रेड क्रॉस वाले आ रहे हैं, कभी हमें चीजें मिल रही। तो और जो आर्मी थी वो, उन्होंने भले वो ड्यूटी देते थे, बट वो एक फैमिली का माहौल बन गया था। बच्चों से बात कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं। बॉल चली गई अंदर तो अंकल तार से बॉल दे दो। तो ये ब्यूटीफुल मेमोरी बन गई। हाँ, ये ब्यूटीफुल मेमोरी है। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये ट्रॉमा हो, लेकिन एज अ चिल्ड्रन हमारे लिए ये ब्यूटीफुल मेमोरी है। और इवन मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जो हमने उस पूरे क्राइसिस में जो सबसे अच्छा वक्त गुजारा वो वही था जो हमने प्रिजनर ऑफ वॉर में गुजारा था। तो और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने बुक में भी लिखा है कि आज जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो दिन अच्छे थे या ये दिन अच्छे हैं। और ये प्रिजनर ऑफ वॉर मेरठ में था, हाँ, राइट? और आपके दादाजी, नानाजी सब लोग इंडिया से हैं, बिहार से। हाँ, सही। हाँ, तो आपको वो कैसा लगता है? लाइक अभी तो आप, मतलब उसके बाद तो आप पाकिस्तान चले गए, बट आपको कैसा लगता है पाकिस्तान, इंडिया? आई मीन, आई बिलोंग टू बोथ प्लेसेस। आपको वो कैसा लगता है? देखिए, जब मैं शादी करके आई थी और जब मैं सोशल वर्क करती थी तो मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चंस आता था। तो मैं उनसे कहती थी कि मैंने कभी इंडिया और पाकिस्तान को दो कंट्री की तरह नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। That's one for you. हाँ, हाँ. तो मेरे लिए दोनों एक है। तो मैं इसको इस तरह से करती हूँ, पाकिस्तान इज माई मैका एंड इंडिया इज माई ससुराल। तो मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ। बट ऐसे देखा जाए तो आपके लिए इंडिया भी तो आपका मैका है। हाँ, इंडिया मेरा आपके दादाजी, दादी जी, नानी सब यहीं से हैं। हाँ, हाँ, वो सिर्फ आपके पापा और बुआ जो थे वो गए थे बस। हाँ, हाँ, और वो भी सर्कमस्टांसेस में फंस गए थे। करेक्ट, वो भी सर्कमस्टांसेस में फंसे थे। अदरवाइज इतनी चीजें छोड़ के, अपनों को छोड़ के कौन जाता है। और ये वाहा बॉर्डर का जो मेमोरी है ना, आई हैव बीन टू वाहा बॉर्डर वंस। तो ये वाहा बॉर्डर का मेमोरी, एंड फॉर यू आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि जब आपको फ्रीडम मिला और आप जा रहे थे तो आप वाहा बॉर्डर से गए रहे। सो वहां का कुछ मेमोरी आप कुछ शेयर कर सकते? वहां का मुझे याद है, मुझे उस टाइम पे जब रिलीज हो रहे थे तो उस वक्त एक होता था कि फिल्म आर्टिस्ट सारे आते थे, और आई थिंक कि उस जमाने में, मुझे सही से याद तो नहीं, बट मुझे इतना याद है कि दिलीप कुमार, सायरा बानो इधर से, और उधर से फिल्म स्टार नदीम, मोहम्मद अली एंड जेबा। जब फैमिलीज आई थी तो ये आए थे ये लोग। तो ये लोग वेलकम करते थे और फिर ये जाते थे। तो वो सीन मुझे अभी तक याद है, वो मेमोरी में मेरे था कि लंबे से टेबल लगे हुए और हम सारे जा रहे हैं, चीजें भरे हुए हैं, सारे उठा रहे, जिसको जो दिल चाह रहा उठा रहे, जो दिल चाह रहा खा रहे। क्योंकि कैंप में जो चीजें आती थी वो लिमिटेड थी, कैंटीन में भी वहां पे जो चीजें थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट हमें लग रही थी हर चीजें। जैसे एक चिप्स का पैकेट भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और बलून्स और ये वो। तो वो हमें लगता था जैसे किसी, यानी आज सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी मेले में आ गए थे। बड़ों के लिए वो चीज थी कि टेंशन था कि हम जा रहे हैं, बड़ों के लिए वो एक टेंशन था, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता था कि हम किसी मेले में आ गए और वहां से गुजर रहे हैं खुश खुश। और हमारे लिए पूरा सफर भी इसी तरह था कि हम जर्नी पे हैं, जो बच्चे एक एंजॉय करते हैं, वो था हमारे लिए। बट ये जर्नी बहुत ऐसा जर्नी था जहाँ पे खाना, शेल्टर, सब चीज आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ी ना? बहुत मुश्किल, स्पेशली जब हमें खुलना में रखा गया, एक चावल की गोदाम में, जहां हम लोगों को सबको रखा गया था, 2 या 3 दिन था। तो उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि वहां पे खाने पीने, वो ट्रेन चढ़ने से पहले? हाँ, ट्रेन शिप पे चढ़ने से पहले। अच्छा, शिप पे चढ़ने से पहले। तो वो जो था ना, वो आपको जो है ना, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम था। सॉरी, हाँ, ट्रेन पे चढ़ने से पहले। क्योंकि वहां का आपने हिस्सा बहुत अच्छे से लिखा था। ट्रेन पे चढ़ने से पहले उसमें ये था ना कि वो चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ था, और वो किसी को, और जिस तरह से 2 लाइन चल रही थी और दोनों तरफ आर्मी चल रही थी, इंडियन आर्मी, और बीच के अंदर थे, और हमें बचा के उसके अंदर हमें एक तरह से कैद कर दिया गया था। और उन्होंने सिर्फ पानी का इंतजाम किया था, क्योंकि वो भी नहीं ला पा रहे थे, कुछ नहीं कर क्योंकि उनको भी अपनी जान के खतरे होते थे। वो लोग भी ना, कोई उनमें से ऐसे होते थे जो बोलते थे कि इनको भी मारो, तो उनको भी अपनी जान के खतरे होते थे।
तो पानी का इंतजाम किया। तो वो 2-3 दिन जो था ना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और थैंक्स टू माय एल्डर सिस्टर जिसने वो Potatoes. पोटैटोज रखे थे, तो वो पोटैटोज हमारी जान बचा गए थे 3-4 दिन। तो वो बहुत ज्यादा टफ टाइम था। इंडियन आर्मी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है फॉर यू पीपल, स्पेशली इतने सारे फैमिलीज को वहां से या लेके आके मीरठ में ऑलमोस्ट 2 साल आर्मी कैंप ने सब कुछ दिया आपको, फूड, शेल्टर, एवरीथिंग, मेडिकल एक्सपेंस, इवन एजुकेशन, सब कुछ दिया, वो भी 2 साल। तो मतलब मुझे ये किताब पढ़ के पता चला कि इंडियन आर्मी का रोल यहाँ तक था। भले पता था कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में हाँ भाई हमारा भी हाथ था, इंडियन आर्मी का हाथ था, बट यहाँ तक इतनी दूर तक कि लोगों को सेफगार्ड करना, उनको सही जगह पहुंचाना, सही तरह से वो भी पहुंचाना, इट वाज ग्रेट। एंड इनफैक्ट इवन वो यहाँ भी जब ट्रेन चलती थी इंडिया में भी, तो हमें कुछ खाने की जरूरत होती थी, वो चेक करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। इनफैक्ट आपके पापा जी ने किताब में बताया था, आपने बताया था कि आपके पापा जी को लगा कि आपका नाम लास्ट में इसीलिए था बिकॉज आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी। हाँ, ये जी। सो इतना सब कुछ इंडियन आर्मी ने देखा, वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव थे। हाँ। और मैं एक आपको बात बता दूं, मैं लायंस क्लब ऑफ पटना में अस्तित्व में, तो हम लोग हर साल रक्षाबंधन पे दानापुर जाते हैं। okay. और मैं बांधती हूँ जाके राखी। मैम आप सोशल वेलफेयर में भी बहुत करते हैं, यू हेल्प लॉट ऑफ पीपल, है ना? तो आपके शादी के बाद जब आप इंडिया पहुंचे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स थे, एंड यू वर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसीलिए यू वर नॉट एबल टू वर्क, यू आर एन MA इन इंग्लिश, है ना? तो इसी बिकॉज आप इंडियन सिटीजन नहीं थे, आप काम नहीं कर सकते, इसीलिए आपने NGO ज्वाइन किया, या फिर आपके ये सब इंसिडेंसेस जो बचपन में हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस आपको लगा आई शुड हेल्प पीपल? दोनों बातें। पहली बात ये कि ये सोशल वर्क तो मुझे हमेशा से था और करती रहती थी, ऐसे भी करती रहती थी। लेकिन जब मैं इंडिया आई और मुझे पता चला कि जब तक मेरी नेशनलिटी नहीं होती मैं ये नहीं कर सकती, फिर सर्टिफिकेट को ये करो वो करो, और काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होने लगी, थोड़ा सा मेरी तबीयत, क्योंकि माहौल बिल्कुल डिफरेंट था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। तो तब मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला कि रोजीना तुम सोशल वर्क तो कर सकते हो किसी के साथ भी अटैच होके। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम NGO खोल लो। तो मुझे NGO का मतलब नहीं पता था, तो शी टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। फिर एक और मेरे हस्बैंड की फैमिली फ्रेंड है, और वो उनको भाई बनाई हुई, उनके स्कूल का कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, रोजीना बच्चे हैं जा रहे हैं ये वो। पता चला यूनिसेफ पोलियो प्रमोशन कर रहा है। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे लाने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो फ्रेंड थी इनकी, जो उनका स्कूल चलता था, तो मैंने उनको फोन करके कहा कि मुझे कुछ बच्चे चाहिए, अगर आप कर देते हैं तो कि उन्होंने 2 बस बच्चे भेज दिए पोलियो अवेयरनेस के लिए। तो मैं जब वहां पे पहुंची तो अगस्टीन सर थे, उस वक्त यूनिसेफ में होते थे। उन्होंने कहा ये बच्चे कहाँ से आए, बहुत ट्रेन बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो कहने लगे ये लड़की है, तो कहने लगे आर यू वर्किंग विद NGO? मैंने कहा नो सर, आई एम नॉट वर्किंग विद एनी NGO। तो कहने लगे बट आपने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन NGO, या यूनिसेफ का छोटा छोटा काम लेके करते हो? तो मैंने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो कहने लगे मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो। फ्रॉम देयर आई स्टार्ट, कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया कैसे प्रोजेक्ट्स बनाया था। देन माई फ्रेंड के आप जो हो रोजीना NGO रजिस्टर्ड करा लो। फिर मैंने कहा कैसे? तो मैंने कहा मैं NGO में रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकती हूँ। तो देन फॉर मी मेरे हस्बैंड ने फिर वो NGO ओपन की, और उसमें मैं फिर काम करने लगी। तो फील्ड पूरा मैं देखती थी। लवली। तो इंडिया से यू वर द वन हु वाज रिप्रेजेंटिंग द वुमेन एसोसिएशन, राइट, इन US? यस, ये US कॉन्सुलेट का एक प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल विजिटर्स करके, IVLP लीडरशिप प्रोग्राम होता है। ओके। तो जब मैं ये काम करती थी NGO का बहुत ज्यादा, तो एक दफा इन्होंने वुमेन्स डे पर कोई प्रोग्राम कराना था US कॉन्सुलेट ने, एंड दे वांट टू डू द प्रोग्राम फॉर मुस्लिम वुमेन। तो उनको फिर किसी ने बताया कि मैं ये करती हूँ, तो दे कम, और उन्होंने फिर कहा, और ये पूरा आई थिंक हिजाब के ऊपर था प्रोग्राम। तो जब उन्होंने कहा रोजीना आप कर लोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी।
तो वो प्रोग्राम मैंने जब किया तो मुझे भी यकीन नहीं था। मैंने अपने कांटेक्ट के लोगों से बोला था कि मुझे सारी लेडीज चाहिए और स्पीकर्स भी अच्छी। तो पटना की जो एलीट क्लास के स्पीकर्स थी मुस्लिम्स और अच्छे, तो 5-6 वो तो आ गए स्टेज पे मेरे साथ। और ऑडियंस को जब मैंने देखा, आई डोंट बिलीव 1000 लोग लड़कियां आकर बैठ गई थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी, और वो सारे आके बैठ गए। और उस पे क्योंकि क्वेश्चन सेशन भी था और ये भी था, हिजाब के ऊपर था, तो वो प्रोग्राम मेरा बहुत हिट हुआ। लवली। तो जब वो प्रोग्राम मेरा हिट हुआ तो शी सेड के वहाँ की जो कॉन्सुलेट थी उसने फिर कहा कि रोजीना हम और भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो फिर यूएस कॉन्सुलेट कंटिन्यूस कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारे साथ करते रहे। फिर एक दफ़ा उन्होंने फिर कहा कि आपको हम लोग IVL इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम आ रहा है, तो 23 मार्च का वुमेंस डे मार्च का पूरा मना रहे हैं हम लोग, 8 मार्च सॉरी। तो उसमें आपको जाना होगा। और वो ईयर जो था ना 2006, वो वुमेन्स ईयर ही आया था। था इंटरनेशनल के पूरा ईयर वाज वुमेन ईयर। तो उस पे 1 मंथ के लिए मुझे यूएस कॉन्सुलेट ने फिर मुझे भेजा था वहाँ पे। तो उसमें 24 कंट्रीज से ग्लोबली आई थी और लेडीज, और सारी मुस्लिम कंट्रीज से ही आई थी लेडीज, सारी मुस्लिम कंट्रीज थी और पूरा लीडरशिप प्रोग्राम था। इट वाज वेरी नाइस प्रोग्राम और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्यादा। लीडरशिप ट्रेनिंग ही थी वो एक तरह से। So it was also helpful to also have your own NGO? या मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, बहुत ज्यादा था। तो आपके एनजीओ में कितनी लड़कियां थी? मेरी एनजीओ में हम लोग जो ट्रेनिंग्स वगैरह देते थे तो वो क्लासेस चलती थी मेरी। तो वो हर 2 घंटे की क्लास में 20 लड़की आती थी। तो एक दिन में 5 ऑलमोस्ट 100 के करीब होती थी एक दिन में। तो ऑल्टरनेट डेज क्लासेस है, तो 200 की लड़कियां चलती थी मेरी फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ। फिर वो ट्रेन हो गए थे। तो इस तरह से मैंने 5000 गर्ल्स को मैंने ट्रेन किया था अब तक। तो डिफरेंट इसमें कंप्यूटर में, आईटी सेक्टर में, और जो अपने स्विंग मशीन्स भी उनके लिए स्पॉन्सर। हाँ, स्विंग मशीन का ये था, भारत पेट्रोलियम ने मुझे दिया था उस वक्त खान साहब थे, मुनीर खान उस वक्त उसके हेड थे, रीजनल हेड। तो उन्होंने जो पटना में जो थे उसके भारत पेट्रोलियम के, उन्होंने फिर वो एप्लीकेशन भेजी से उनको कि ये लड़कियां हैं और ये करना चाहती हैं। हमने एप्लीकेशंस डाली थी तो उन्होंने फिर हमें ये दिया था। तो वो बेचारे खुद आए थे, उस डिपार्टमेंट से लोग भी आए थे, उन्होंने वो देखना चाहते थे कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या। तो खैर बहुत खुशी हुई उनको कि आपने 200 लड़कियों को, उन्होंने अपने हाथ से कहने के अब कितना भी टाइम होगा मैं बांट के ही जाऊंगा। तो बांट कर गए थे। So you have, after, I mean, joining an NGO, you have given your life to, you know, helping people. That's really nice of you. शायद हम लोगों को भी, इस जनरेशन को भी बहुत ऐसी सीख मिल रही है आप लोगों को। नहीं देखिए, पता है क्या, लाइफ तो आपकी चलेगी, आपको रोजी रोटी तो करना ही करना है। बट अगर आप कुछ अच्छा भी करते हो अपने एंड से किसी के लिए भी, तो ये आपको पे करता है, कहीं ना कहीं पे करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं यहाँ आने के बाद भी, शादी कर, लेकिन मैं कभी भी परेशान नहीं हुई, इसलिए कि मेरे अंदर एक होप था। और इस बुक को लिखने के बाद तो मेरा होप बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी कुछ होता तो मैं बोलती अरे छोड़ो ना यार, वहां से बच के आ गए तो इससे बुरा क्या होगा। ठीक है। तो ये जो होप है ना, ये आपको बहुत जिम्मेदार, आपका अच्छा काम आपको पे कर जाता है। तो आप ये जो बुक जो पढ़ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो आफ्टर रीडिंग द बुक आपको क्या लगता है कि उनको ये मैसेज जाना चाहिए मेरी तरफ से? देखिए, मैंने अपने बुक के एंड में लास्ट पेज में ये लिखा है कि मैं देखूंगी कि आने वाली जनरेशन अपनी स्टोरी कौन से पेन से, कौन सा कलम उठाती है। ठीक है ना। तो अब इस कलम में 2 है, एक होप है, ठीक है, एक लव है, ठीक है, और एक है आपकी की मदद करना लोगों का। तो अब मैं देखना चाहूँ कि आप इसको किस रंग से देखना चाहते हो। आप अपनी जिंदगी को पुरसकून का बनाना चाहते हो, क्योंकि एक होता है ना, जियो और जीने दो। ठीक है ना। तो हमारी जो यंग जनरेशन आजकल, जो मैं बच्चों को देती, ये सब बेचारे सुबह निकलते हैं, रात को आते, इतना मेहनत करते हैं, पे कुछ नहीं होता, उनको कुछ नहीं मिलता। यानी नौकरी के लिए भी मारे फिर रहे, हर चीज के लिए परेशान हो रहे हैं। तो उनको अपनी जिंदगी को चेंज करना होगा, थोड़ा सा नाउमीदी को अपनी जिंदगी से हटाना होगा, क्योंकि फौरन डिसहार्टेड हो जाते। कहीं से तो शुरू करोगे ना। पहले दिन ही आपको अगर 5000 भी मिल रहा तो आपके लिए बड़ा है। करेक्ट।
आप कहीं से शुरू करोगे, नाउमीदी नहीं छोड़ना है। नाउमीदी जो है वो आपके लिए को पे नहीं करता कुछ भी, No. बल्कि आपको और पीछे लेके चला जाता है। तो मेरे आज की जनरेशन से यही है कि एक तो तुम अपने बिलीफ पे कायम रहो कि अच्छा होगा और होगा, और दूसरे ये कि नाउमीद कभी नहीं हो, कभी भी नाउमीद नहीं। नाउमीद होगे तो फिर हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर है, नाउमीदी कुफ्र है। Okay. ठीक है, तो नाउमीदी कुफ्र के मतलब यही है कि अगर आप नाउमीद हो गए तो आप ऊपर वाले पे बिलीव आपका खत्म है, तभी आप नाउमीद हो रहे हो। हाँ. तो मेरा मैसेज जनरेशन को ये है कि मिलजुल के रहने में और यकीन के और उम्मीद के साथ रहने में ही भलाई है। मेरा मैसेज यही है, उससे किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। पहले से लगता था कि ये बुक पब्लिश होके आएगी एंड इट विल बी अ हिट, और ग्रेजुअली होके लिखते वक्त लगा, या फिर अब लग रहा है? नहीं, मुझे पहले से ये था कि ये मेरी बुक हिट होगी। मुझे इसलिए हिट था कि कुछ लोगों ने इसको कंफ्यूज किया, रिलेट किया कि ये स्टोरी है माइग्रेशन के ऊपर, पार्टीशन के ऊपर, तो उसकी वजह से बुक आने के बाद हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजन। लेकिन मुझे पहले से ये था, जब मैं बुक लिख रही थी कुछ लोगों को स्टोरी नहीं पता थी, तो कहते थे ये तो बहुत लोगों ने लिखी है पार्टीशन। तो मैंने कहा ये दिस इज नॉट अ पार्टीशन, आप बुक पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि ये बुक हिट होगी, और मुझे अभी भी बिलीव है, अभी जिस तरह से लोगों ने इसको पसंद किया है और आगे जिस तरह से ये जा रही है, स्लो ही सही, और मैं किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करती है। आई नो कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे पे करेगा, इस सेंस में कि जैसे अभी ब्लू रोज ने जब मेरी ये बुक छापी तो इसने मुझे पे अभी किया, इस तरह से पे किया कि इन्होंने एक ऑनलाइन वो डाला था और बुक अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गई, पब्लिशर के अवार्ड के लिए। Okay. हाँ, तो इसने मुझे कहीं ना कहीं पे किया। ठीक है, भले ये पब्लिशर की तरफ से ही था, लेकिन और ये भी नहीं था कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसी को बोल देती थी कि हाँ भाई वो वोटिंग कर दो, ये कर दो। तो मुझे यकीन था ये बुक हिट करेगी। कहानी बहुत डिफरेंट थी और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी, और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान की कहानी है, हर इंसान की जो किसी न किसी के तरह से सफर है, कहीं भी, जरूरी नहीं कि वॉर का सफर हो, किसी भी चीज का सफर हो। लेकिन ये तो इसलिए मुझे था कि ये हिट करेगी ये। और पहले कुछ लोगों ने बुक उठाई थी, बुक का बैक वो पढ़ के जिसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इसी में दे कंक्लूड। तो वो उनको था कि ये पार्टीशन है, ये क्या चीज है। लेकिन जब उन्होंने बुक उठाया और जब उन्होंने रिव्यू भेजा मुझे, कहते इट्स टोटली डिफरेंट, देयर इज अ पार्टीशन विद इन अ पार्टीशन। ठीक है, और प्लस ये कि इसके जो सफर है वो एक आम इंसान है। तो ये बुक मुझे लगता है कि मुझे आगे जाके बहुत ज्यादा खुश देगी, मुझे भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज लिख रहे हो तो आपको हमेशा तारीफ भी मिले। ठीक है ना, हो सकता है बहुत से लोग ऑब्जेक्शन, जरूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, बट वन थिंग आई कैन टेल यू मैम, पढ़ना शुरू किया ना तो लगता है कि हाँ भाई फिनिश करूं, कब फिनिश हो रहा है, कब जा रहा है, क्योंकि आपसे तो मेरी बात हुई तो मुझे पता है कि एवरीथिंग इज अबाउट यू एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। तो हाँ भाई ये लोग बाहर तो आ गए, कैसे आए, कब आए, सो दिस थिंग इज मेकिंग द स्टोरी लाइक यू रीड टिल द एंड। हाँ, जैसे मेरे एक रीडर ने बोला कि हम जब ये बुक पढ़ रहे थे तो चैप्टर के एंड पे यानी पढ़ते रहते थे, लगता था अब ये सरवाइव करेंगे, फिर एक नया शौक हो जाता था। तो ये मेरे घर में मेरी बेटी ने पढ़ा है सिर्फ अभी, मेरे दोनों बेटे ने अभी नहीं पढ़ा है, दे आर वेटिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन, और इंग्लिश आ गया। और मेरी बेटी को भी इंग्लिश चाहिए था, बट आखिर में उसने तंग आके डिले हो रहा है तो हिंदी पढ़ ली एंड उसने 2 दिन में खत्म किया। वो भी कहती है मम्मी 2 दिन बहुत लग गया, क्योंकि मुझे इतने सारे काम थे, और रात को मैं जब लेके बैठती थी मुझे दिल नहीं चाहता था कि मैं बुक, और कहने लगी क्योंकि मैं नाना नानी से मिली हुई थी तो मैं इमेजिन कर रही थी सारे सिचुएशंस को, उनके फेसेस को और इसको। तो यानी वो ऐसा है कि पता चला कि कितनी गुजर गई, कितनी चीजें गुजर गई। देयर इज सो मच सफरिंग्स इन दिस। अब लग रहा था कि ओके अब खत्म हो गई, अब सफरिंग खत्म हो गई, दे विल रीच द सेफ प्लेस, बट द जर्नी वाज टू लॉन्ग। अब देखो आप ये कि एक घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कितनी दफा बिल्ड किया मेरे फादर ने, बांग्लादेश में, कराची में, अगेन बांग्लादेश एंड देन कराची।
तो एक घर बनाना मुश्किल होता है, ये 4 दफा बना रहे थे, 3 दफा बना, And that is also without nothing. नथिंग, And before every time he start with a zero. हाँ, every time he starts with, but before that, मुझे आपकी नानी के बारे में बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पे. The way she took little गहना in the pillow covers. Yes. Okay. मतलब कुछ भी करके कुछ तो लेके जाए. हाँ, ये वाला जो मकसद था ना नानी का, that was the best. देखिए नानी का हो सकता है उन्होंने पार्टीशन देखा हो सकता है उन्होंने राइट देखा था. Correct. तो शी नो के ट्रबल में कैसे क्या चीजों को करता है. तो क्योंकि जाहिर बात है वो तो 47 से पहले से चली आ रही थी, सीनियर थी, तो उनको पता था कि अगर ये क्राइसिस आ रहा है तो हमें क्या चीज को सेव करना है पहले. हाँ. तो दूध के डब्बे में गहना छुपाना या पिलो के अंदर गहना छुपाना वो करना. और मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मेरी नानी जो है, मेरी मदर शादी के 6 मंथ बाद विडो हो गई थी. और मेरी माई मदर वॉज ओनली चाइल्ड, और वो बेटी से मिलने आई थी और स्टक हो गई थी. ठीक है. तो But it was so helpful for your family that she was with you. It's so मतलब एक faith था. नहीं, गॉड ने उनको हेल्प कर दिया कि वो लास्ट मोमेंट तक अपनी बेटी के साथ रही, वरना फिर बेटी उधर और मदर इधर हो जाती. और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी नानी का हमेशा ऐसे उल्टा पल्लू और ऐसे घूंघट होता था. She always, उनका फेस आप नहीं देख सकते. इवन इन प्रिजनर ऑफ वॉर ऑल्सो उनका ऐसे घूंघट होता था. And your mother was really a resilience I can call, because इतना सब कुछ हो रहा है और आप लोग 5 बच्चे थे तब. सबको सबकी भूख देखना, सबका शेल्टर देखना, एवरीथिंग इज अवेलेबल और नहीं, ये सब देखना बहुत आसानी बात नहीं है वो भी उस समय में. हाँ. तो she was नहीं, अब आप सोचो इस तरह का मैंने फैमिली बैकग्राउंड बनाया, जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो आई थी, और उस तरह के ट्रबल में फंसना और इस तरह से रहना, स्पेशली इन कैंप में चादर खींच के प्लंग पे रहना, ये बहुत डिफिकल्ट है. किसी भी इतने बड़े घर से या इतने अच्छे घर से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए बहुत ट्रबल. और वो भी आपकी मम्मी के पास 4 सर्वेंट्स होते थे. हाँ, तब. हाँ. और हमेशा कभी भी बगैर सर्वेंट के नहीं. इवन प्रिजनर ऑफ वॉर के बाद भी जब हम कराची गए तो मेरे फादर ने उनके लिए फिर सर्वेंट रखा. तो मेरी मम्मी कभी सर्वेंट के बगैर नहीं, लेकिन वहां उन्हें सब कुछ हैंडल किया उन्होंने, और बहुत अच्छे से किया सारा कुछ. और इनफैक्ट एक और चीज जो हैंडल किया, कराची में आप लोग कुछ दिन के लिए ठहरे थे. जब ढाका में ये सब शुरू हुआ तब आप कराची गए थे. आपके पापा ने आप सबको सिर्फ कराची भेजा था, बट जब आप वापस आपके पापा ने बुलाया यहाँ पे ढाका, तो आपकी मम्मी ने सारे यूटेंसिल्स आपके रिलेटिव्स को आपके दे रखे वहां पे. तो एट द एंड जब फ्रीडम हुआ तब आपकी मम्मी ने बोला मैंने यूटेंसिल्स दे रखे हैं. तो मतलब एवरीथिंग हैपेंड बैक देन वाज फॉर दिस. हाँ बिल्कुल. जब हम कराची पहुंचे और मेरे फादर ना 15 डेज से ज्यादा नहीं रहे. उनको था कि मैं किसी रिलेटिव के पास नहीं रहूंगा. बराबर में नेबरहुड में घर लिया, एंड वी ओनली परचेज 4 गद्दा स्लीपिंग के लिए. बाकी लाहौर में उन्होंने हमारे कपड़ों की शॉपिंग कर ली थी. और हमारे जो रिलेटिव्स थे, जब हम लोग एयरपोर्ट से आए तो दे सेड, उनका पहला जुमला मुझे आज भी मामा लगती थी, उनका आज भी जुमला याद है, तुम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर से आए हो या फॉरेन ट्रिप करके. राइट. बट कुछ भी आपका इतना स्ट्रगल जो था, एट द एंड इट वाज गुड मेमोरी. आई मीन यू कुड गेट बैक टू व्हाट यू वेयर बिफोर, है ना. तो पापा का जो जॉब था वो वापस मिला और आप वापस कराची आपको कराची जाने को मिला, एंड वो भी आप फ्लाइट से गए. हाँ. वो मेमोरी बताओ. वो हम बच्चों के लिए तो वो लाहौर भी जो था ना वो बहुत स्पेशल लग रहा था. और होटल स्पेशली, होटल भी हमें लग रहा था कि हम कहाँ से उठ के क्योंकि कैंप का माहौल और होटल का माहौल, और वो जब वेटर खाना लेके आ रहा था, एक ही ऑर्डर मेरे फादर बार बार कर रहे थे. बच्चे बिल्कुल अजीब तरह से खा रहे थे. हम लोग वो भी इतने साल का. मार्केट में जब लेके वो घूम रहे थे फादर हमें, तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा डर था. वो जब मार्केट में जब हम भीड़ में आए ना इस तरह से मार्केट प्लेस पे, तो हमारे दिमाग में बांग्लादेश, तो हम चिपके रहते थे मम्मी के साथ, टांगे पे भी बैठ रहे थे, चिपक रहे हैं. लेकिन जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो वो हमें फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है. लेकिन जब उस टाइम पे वॉक करके जाते थे प्लेन तक. ओके. ठीक है. तो हम लोग वॉक करके गए थे, बस नहीं था. तो हम लोग लाहौर वॉक करके प्लेन तक गए थे. तो फादर दिखा रहे थे कि देखो ये इतना बड़ा चिड़िया है, इसी पे सब बैठेंगे. और मैं फादर से कह रही ये प्लेन है.
तो कैसे तुम लोग को पता है, उसको छोटों को नहीं पता है। तो उसके अंदर जब हम लोग जाके बैठे ना, और जब प्लेन टेक ऑफ हुई, तो पेरेंट्स की जो थिंकिंग होप थी वो तो मैंने इसमें लिखा ही है। हमारी ये थी कि हम लोगों को था कि हम आसमान पे उड़ रहे हैं। ये बहुत ऐसे कि हम Finally, the freedom is there. You're बस। flying. free. Lovely. Your journey is really lovely, ma'am. I have some rapid fire questions. Okay. Okay. The most emotional scene you wrote. मेरे फादर को जब पकड़ के ले गए थे और जब वो वापस आए थे, तो वो बहुत बड़ा, यानी ट्रॉमा से हम लोग बाहर आए थे कि इतने मुश्किल से, और जब उन्होंने स्टोरी बताई थी तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन बुक लिखते वक्त मुझे लगा कि मेरी मदर और नानी ने जो उस वक्त मुझे याद आ गया जिस तरह से रोई थी, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा। That's really traumatizing, actually. If you had one extra chapter to add today, what it would be? अगर मैं एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड करूंगी तो फिर वही है कि आपके बुरे वक्त में पता चलता है कि आपका अपना कौन है। And then, writing books or social welfare? बोथ। A character in book you feel closest to? जो है अब्दुल। Didi? Abdul. And second one is my Didi. Okay, because you've written a lot about your Didi. One scene that made you cry while writing? When we are in the खुलना में जब हम लोगों को अंदर बंद किया था, Okay. वो। Hope, fear, love, or resilience? Which word defines your book best? Hope. Which emotion dominated your writing? Pain, courage, or healing? Healing. If you could rename your book, if there is a chance of renaming your book, do you have anything in mind? I don't think there is another name for this book. As a reader, even I don't think so. But yeah, thought कि अगर कुछ हो सकता हो. Okay, ma'am, this history which you had, actually, this book is more of your life, but this is also history to us. So आपने जो ये share किया हमारे साथ, it is giving more of a hope at the end of the day. And अभी जो करोगे वो बाद में मिलेगा. This kind of a message is there in the book. So thank you so much for writing such a book, and I hope lot of readers read this book and know the story of yours. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. To our listeners, do pick up Dard Ki Lakeer. It's a book that will move you, teach you, and stay with you long after the last page. Until next time, keep reading, keep reflecting. Thank you.